अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर कितने चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे? 40 चैप्टर्स तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, 42 तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट से, उसके बाद कोशिश हमारी यही होगी कि आज हम 50 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। आ जाते हैं सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि स्विच स्टेटमेंट का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें काम कंडीशनली करना हो, ठीक है। अच्छा, कंडीशनली काम आप इफ़ एल्स के अंदर भी कर रहे होते हैं। कोई भी इफ़ एल्स का काम आप स्विच स्टेटमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्विच स्टेटमेंट का काम आप चाहे तो इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं और इफ़ एल्स वाला काम स्विच से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे वही चीज़ यूज़ होनी चाहिए। कोई मसले की बात नहीं है कि स्विच वहाँ ज़्यादा बेहतर था, आपने इफ़ एल्स यूज़ कर लिया, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर वही रहता है कि अगर वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ होना चाहिए था तो वहाँ पे आप स्विच का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि अगर एक ही वेरिएबल के ऊपर आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना है तो वहाँ पे बेहतर क्या रहेगा, स्विच स्टेटमेंट। काम तो इफ़ एल्स से भी हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ एल्स बनाया भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक ही वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशन चेक हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि आप स्विच का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास स्विच का बेसिकली सिंटैक्स है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप मल्टीपल केसेस बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने वो वेरिएबल देना है जिस वेरिएबल के बिहाफ पे आप मल्टीपल केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जल्दी से। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं नंबर स्टोर कर देता हूँ 10, ठीक है। मुझे जो कंडीशन को चेक करवाना है वो इस वेरिएबल के बिहाफ पे करवाना है, तो इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या सिंटैक्स होता है, सिंपल आप केस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे केस 0 है तो लॉग हो जाए नंबर इज़ 0, ठीक है, नंबर इज़ 0 लॉग हो जाए। और यहाँ पे अगर केस 1 है तो फिर हमारे पास लॉग हो जाना चाहिए नंबर इज़ 1, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमें ब्रेक को लगाना पड़ेगा। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जहाँ पे भी इसका केस ट्रू बनेगा उसके बाद वाला सारा काम आपका चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, ब्रेक भी साथ साथ लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक केस और बना लेता हूँ। अगर जो केस है वो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से लॉग करवा देंगे नंबर इज़ 2। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हम चले जाएंगे डिफ़ॉल्ट में, और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉलन देकर आप जो काम करवाना चाहते हैं वो काम आप करवा दें, ठीक है। इसमें इनवैलिड जस्ट हम देखने के लिए प्रिंट करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी नंबर मैंने 10 लिखा हुआ है, केस चेक हो रहा है 0, 1, 2, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं। अभी बताओ क्या आना चाहिए, इनवैलिड। देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा जल्दी से, मैंने रिफ़्रेश किया, इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2। अभी क्या है हमारे पास, नंबर इज़ 2। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी भी इनवैलिड आ रहा है। कोई वजह बता सकता है इसकी? जी, ब्रेक नहीं लगा हुआ। ब्रेक तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और डिफ़ॉल्ट में नीड नहीं है। अच्छा, ये डेटा हमारे पास नंबर है और ये यहाँ पे चेक हो रहा है स्ट्रिंग के साथ। या तो मैं इसको नंबर कर दूँ या तो इसको स्ट्रिंग कर दूँ, अभी चलेगा। रिफ़्रेश मैंने किया, यहाँ पे आ रहा है नंबर इज़ 2, और इनवैलिड भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद ब्रेक नहीं लगाया हुआ था। अभी देखते हैं, रिफ़्रेश, नंबर इज़ 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको दिया है
0, बताओ कहाँ जाएगा ये? इनवैलिड में। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये बिल्कुल इनवैलिड में जा रहा है। आप लोग कह रहे हो कि इसकी डेटा टाइप सेम नहीं है, मैंने इसको 0 कर दिया। अभी बताओ ये चलेगा यहाँ पे? नंबर 0 आएगा? अच्छा, इफ एल्स के अंदर ट्रूथी वैल्यू फॉल्सी वैल्यू याद है? 0 क्या कंसीडर होता है? फॉल्स कंसीडर होता है। तो यहाँ पे क्या हम जाएंगे इनवैलिड पे? जाएंगे? इधर तो 0 है, ये तो फॉल्सी वैल्यू आ गई। अच्छा, 0 फॉल्सी वैल्यू है, ये सबको पता है? ठीक है, अभी मैं देखता हूँ क्या हम नंबर इस 0 पे जा रहे हैं? हाँ, नंबर इस 0 पे जा रहे हैं। इसका मतलब स्विच केस के अंदर ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा इसके केस में वो डिफ़ाइन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, अगर फॉल्सी वैल्यू आप देंगे तो वो आपके पास नहीं चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रूथी वैल्यू पे ही चलता है। सही है। यहाँ पे जो होता है हमारे पास फॉल्सी वैल्यू ट्रूथी वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं यूज़ होता। यहाँ पे जस्ट ये देखिएगा क्या ये वाला केस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो आगे चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्विच स्टेटमेंट जो है ना इफ़ एल्स से थोड़ा सा फास्ट होता है। क्या वजह है फास्ट होने की? फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेरिएबल के अंदर इसको 0 मिला, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये डायरेक्ट इसके ऊपर जंप करेगा। अभी तो ये पहले ही था तो आप लोग बोलोगे वैसे भी इसको इधर ही आना था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वाला 2 भी दे दूँ, ठीक है, तो ना वो इस केस के ऊपर आएगा और ना ही इस केस के ऊपर आएगा। अगर आता तो उसने यहाँ से इसको ब्रेक कर देना था, है ना, वो इधर पहुँचता ही नहीं है, वो इधर आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा अपने इस केस पे जहाँ पे भी इसका केस मिल रहा है। इस वजह से ये इफ एल्स से थोड़ा सा फास्ट होता है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि जहाँ पे इफ एल्स से काम हमारा हो जाता है वहाँ पे भी हम स्विच यूज़ कर सकते हैं जब ये फास्ट है। बाज़ औक़ात जो है ना आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन जाती है जहाँ पे अगर आप स्विच से काम करेंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल पेश आए। ठीक है, काम तो हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन वो काम आपका मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद कॉम्प्लेक्स से मुराद अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, एंड को ऑपरेटर मल्टीपल जगह पे लगा हुआ है, नेस्टेड काम है और को ऑपरेटर मल्टीपल जगह पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो स्विच के सिंटैक्स है इसकी वजह से वहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। इफ एल्स का सिंटैक्स थोड़ा सा ईजी होता है, नॉर्मल होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इफ एल्स के ज़रिए आप ईज़िली कर लेंगे मैनेज। ठीक है, कुछ लोग जो है ना इफ एल्स को ही यूज़ करते हैं, वो स्विच की तरफ जाते ही नहीं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जहाँ पे अगर कोई इस तरह की एग्जांपल हो ना, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको एक एग्जांपल कैलकुलेटर वाली करवाई थी, अगर इस तरह की कोई एग्जांपल होगी तो वहाँ पे आपने स्विच को ही यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे आ जाते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। लगा सकते हैं, लेकिन वो अलग से वेरिएबल में बना के वेरिएबल उठा के रखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 40 भी यही है कि हाउ टू कंप्लीट दैम। इन्होंने इसको कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पे, और इससे ज़्यादा कुछ भी इन्होंने यहाँ पे नहीं करवाया है। ठीक है, अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 41। अच्छा, 41 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप मैंने आपको बताया था बेसिकली लूप की एक टाइप है। एक टाइप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप का सिंटैक्स आप सबको याद है, ये सामने लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है कि फॉर का कीवर्ड स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है जो भी काम आप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, वाइल लूप के अंदर ये कहता है कि अगर आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वाइल के लिए ख़ास तौर पे वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर कोई आपका वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसके ऊपर भी वाइल को चला सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करवाने की नीड नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप करवा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें करना कंपलसरी है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी, या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट ये करवाना पड़ेगा, कंडीशन चेक होगा, और इनिशियलाइजेशन लाजमी है। ठीक है, यहाँ भी कहता है कि एक कोई भी वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिक्लेयर है आपका, हो सकता है वो एरे की लेंथ हो, या हो सकता है स्टूडेंट का डेटा हो, किसी ऑब्जेक्ट से कोई कुछ आ रहा हो। ऑब्जेक्ट को अभी आप लोगों ने इतना डिटेल में देखा नहीं है, ऑब्जेक्ट का आपको जस्ट इतना ही पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें
हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों ने डेट चैप्टर के अंदर जो है ना उसको थोड़ा बहुत देखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई स्टूडेंट का डेटा हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर या एरे के अंदर, कोई एरे की लेंथ आ रही हो। अगर मुझे एरे की लेंथ से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करवाना था लूप को, तब भी अगर मैं फॉर का यूज़ करूँगा ना, तो इसके लिए मुझे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना फिर भी वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। इनिशियलाइज़ मैं लेंथ से करता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइज़ मैं लेंथ से करूँगा। अच्छा, यहाँ पे वाइल क्या कहता है कि एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की नीड नहीं है। अच्छा, फिर वही बात आ गई कि अगर आप चाहें तो वाइल वाला काम भी फॉर से कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ था, हम उस पर काम कर रहे हैं। फॉर क्या कहता है कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, बस। डिक्लेयर करने में कोई बड़ी बात तो नहीं है, आप सिंपल कोई भी वाइल का काम फॉर से ईज़िली करवा देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा जो काम वाइल से हो रहा है वह वाइल से ही करें। क्यों वाइल से करें? अगर आपका ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वो ऑलरेडी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन का लोड बढ़ रहा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी एप्लीकेशन के अंदर होंगी उतना ज़्यादा आपके एप्लीकेशन का लोड बढ़ेगा और वो इतना ज़्यादा लोड टाइम लेगा, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि एप्लीकेशन फुली ऑप्टिमाइज़ हो, फुली फास्ट हो। आपने खुद भी अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ किया है जो ज़्यादा स्लो एप्लीकेशन होती है, आप उसको कोशिश करते हैं वो ना ही खोलें। आप जो ज़्यादा फास्ट एप्लीकेशन होती है, आपकी कोशिश होती है आप उसको यूज़ करें ताकि आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह अक्सर स्लो होती है, आप लोग ने यूज़ किया भी है, आप लोग देखते भी हो, काफ़ी कहते भी हो उसके बारे में कि इतनी स्लो एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन फ़ास्ट होती है ना, उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई भी बंदा अगर आपसे एप्लीकेशन बनवाएगा तो उसकी डिमांड होगी कि एप्लीकेशन फुली ऑप्टिमाइज और फास्ट होनी चाहिए। उसको आपके कोड से ताल्लुक़ थोड़ी है, उसको क्या पता वाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, उसको चाहिए एप्लीकेशन फास्ट, वो आपको करके देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कोड ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे आपके काम आएगी। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, कुछ हमारे पास गुड प्रोग्रामर होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास बैड प्रोग्रामर। कोडिंग दोनों को करनी आती है। गुड प्रोग्रामर का क्या मतलब है? कोड वो साफ़ सुथरा लिखेगा, ठीक है, साथ में उसने कमेंट भी लिखना है। कमेंट से मुराद बेसिकली वो कोड को डिस्क्राइब करता जाएगा कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट का डेटा फेच किया, यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करता जाएगा और अपनी चीज़ें जो है ना फुली ऑप्टिमाइज़ बनाएगा। बैड प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम उनको मिली जाएंगे जल्दी से जीपीटी को बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। जो कोड वो दे रहा है बिल्कुल उन्होंने आँख बंद करके कॉपी किया, ला के पेस्ट कर दिया। काम उनका भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। इनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं, उनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ है। आज के दौर पे 2025 में कोड लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं, सही है। असल मसला आपके लॉजिक का है। जीपीटी आपको लॉजिक नहीं बना कर देगा, सही है। लॉजिक आपने जहन में बनानी है, सब कुछ आपने ऑप्टिमाइज जहन में करना है। कोड लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं, कोड आप लिखवा सकते हैं, लेकिन कोड आप उस टाइम पे ही लिखवाएंगे जब आपको कोड करना आ जाएगा। क्यों? अगर आपने अभी से कोड लिखवाना शुरू कर दिया, ठीक है, अभी से अगर आपने कोड लिखवाना शुरू कर दिया, कल को अगर किसी कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, आपको पता ही नहीं होगा इस कोड के अंदर काम क्या हो रहा है, उसको हम फुली ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना नंबर ऑफ़ लाइंस का कोड का बढ़ जाता है, 3-4 हज़ार लाइन का कोड बन गया आपके पास। अब जो है ना आप प्रॉपर तौर पे जीपीटी से कोड शेयर नहीं कर पाएंगे, आप उसको कोड दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 700 या मेरे ख्याल से 550 लाइन तक लेता है फ्री वाले में, ठीक है, और पेड वाले में आई थिंक 1500 लाइन तक वो ले लेता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आपने सारा काम जीपीटी वगैरह से किया होगा तो कोड को ऑप्टिमाइज़ करना या उसके अंदर कस्टमाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट बाद में कर सकती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आज जो है ना मैं आपको तकरीबन कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जो छोटे छोटे टास्क होंगे। मुझे पता है वो टास्क इतने आसान हैं कि अगर आप वो सारी चीज़ें उठा के किसी एआई को दे देना तो वो फ़ौरन से आपको करके दे देगा। तो अभी ये सारी बातें समझाने का यही मकसद है कि ये वाला काम एआई से हो तो जाएगा, लेकिन आपने करना नहीं। अच्छा, वाइल लूप के अंदर हमने क्या समझा, एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है, उसके हमने कंडीशन बनाकर उसके ऊपर वाइल लूप चलाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इन सब चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। मैंने एक वाइल लूप क्रिएट कर दिया। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, वाइल स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये बेसिकली वाइल का हमारे पास सिंटैक्स है। मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर लेता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं आई, और मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया है
10 से, ठीक है। मैं इनिशलाइज 10 से करा रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसा भी कुछ कर सकता था कि ऊपर मैं एरे बना लूँ और यहाँ पे जो है ना एरे डॉट लेंथ कर यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उस वही वाला काम मेरा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। एरे जो जगह कंज्यूम कर रहा था उसमें ही हम रहेंगे, जस्ट उसकी लेंथ को हमने उठाकर यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एज्यूम करेंगे बेसिकली एरे की लेंथ है। अच्छा, वाइल के यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन दे सकते हैं। मैंने कहा जब तक आई की वैल्यू बड़ी है 1 से, ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी है तब तक इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप प्रिंट करते जाओ। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 10 है। अभी 10 ये कितनी दफ़ा प्रिंट कर देगा? इनफाइनाइट टाइम या 9 टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आई प्लस प्लस करवाना होगा, माइनस माइनस, आई माइनस माइनस करवा लेते हैं। अभी कितनी दफ़ा चलेगा? कितनी दफ़ा? 9 दफ़ा। और रिफ़्रेश मैंने किया, अभी यहाँ से हमारे पास 10 से ये चल रहा है 2 तक, ठीक है। अच्छा भाई, ये हमारे पास यहाँ पे चल चुका है टोटल 9 दफ़ा, सही है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ आई प्लस प्लस को उठा के यहाँ पे, अभी क्या होगा? अभी इनफाइनाइट चलेगा, वैल्यू माइनस होती रहेगी। फिर बस मैंने कंसोल से उठा के पहले इसको कर दिया है, एज इट इज़ चलना चाहिए या एक दफ़ा कम चलेगा? एक दफ़ा कम। 2 वो तो पहले भी चल रहा था ना, 9 10 to 2 चल रहा था। अभी बताओ 9 to 2, देखते हैं इसको। मैं आगे रिफ़्रेश मैंने किया, यहाँ पे हमारे पास 9 to 1 चल रहा है, ठीक है। 9 to 1 चल रहा है बिकॉज़ यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू 10 है। कंडीशन क्या बनी? ट्रू बनी। कंडीशन ट्रू बनेगी, हम नीचे आ जाएंगे। इस लाइन पे आने से पहले इसने इसको क्या कर दिया होगा? 9, है ना। तो यहाँ पे पहली दफ़ा में 9 आया, बात समझ में आई। अभी आ जाते हैं बिल्कुल एंड पे ना, जब यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा होगा, ठीक है। जब यहाँ पे 2 आ रहा होगा तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू बनेगी। अब यहाँ पे 2 की जगह इसने इसको क्या कर देना है? 1 कर देना, और यहाँ पे प्रिंट क्या करना है? 1। तो ये 1 तक चल रहा है। अभी बात समझ में आ गई? टोटल यहाँ पे जो है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, बिल्कुल काउंट वही। वो 10 से 2 तक आ रहा था, ये हमारे पास 9 से 1 तक आ रहा है, क्योंकि ये जो डिक्रीमेंट वाला काम है ये हमने पहले ही करवा दिया। अब वाइल लूप के अंदर ना ये आपकी मर्ज़ी है, आप डिक्रीमेंट कहाँ पे करवाते हैं, आपका यूज़ केस कहाँ बनता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी कि हम यूज़र से तब तक इनपुट लेते रहें जब तक वो सही इनपुट दे ना दें, ठीक है। तो वहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाने की वजह कोई बनती नहीं है। जस्ट वो जब तक हमें गलत वैल्यू देता रहेगा हम कंडीशनली चेक करवाएंगे, जब तक वो गलत वैल्यू दे रहा है हम क्या करेंगे, वहाँ पे उससे प्रॉम्प्ट ओपन करवाते जाएंगे। जैसे ही वो सही वैल्यू देगा हम उसको लूप से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर की थी। फ़िलहाल अभी मैं जो है ना इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अभी हम आ जाते हैं डू वाइल के अंदर। अच्छा, डू वाइल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डू वाइल भी बेसिकली एक लूप की टाइप है। डू वाइल का काम क्या होता है? पहले ये काम परफॉर्म करेगा। अच्छा, डू का मतलब यही है, करना, है ना। तो काम पहले ये परफॉर्म करेगा, उसके बाद यहाँ पे वाइल के अंदर ये कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने लॉग किया है ये वेरिएबल जो ना उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैंने लॉग किया आई को, और मैं आई माइनस माइनस भी करवा देता हूँ, माइनस माइनस, और मैं कहता हूँ कि यही सेम एज इट इज़ कंडीशन उठा के जो है ना यहाँ पे रख देते हैं। अभी बताओ ये कितनी दफ़ा चलेगा? मैं इसको 0 कर देता हूँ। सर 1 दफ़ा चलेगा। 1 दफ़ा चलेगा। पहली दफ़ा हमारे पास 9 आना चाहिए।
और ये कहाँ तक चलेगा? सिर्फ 9 आएगा? 9 से 1 तक। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 9 से 0 तक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, 0 तक चलने की क्या वजह है? यहाँ पे जब ये कंडीशन अगर 1 के साथ ट्रू हो रही है ना, तो हम ऊपर गए तो इसने इसको माइनस कर दिया, सही है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 0। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ, अभी बताओ कहाँ से शुरू होगा? 9 से? हाँ भाई, 10 से 0 तक नहीं? देखते हैं, अभी बताओ। 10 से 0 तक मैंने रिफ़्रेश किया, अभी यहाँ से 10 से 0 तक ये हमारे पास चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, डू व्हाइल का काम क्या होता है? पहले ये काम करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। माइनस का 34, अभी यहाँ पे माइनस का 34 मैंने लिखा, बताओ कंसोल के अंदर क्या आएगा और ये कितनी दफ़ा चलेगा? एक दफ़ा चलेगा। और आई में आएगा क्या? माइनस का 34। देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ही दफ़ा चला और माइनस का 34 आ चुका है। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ, माइनस का 35। आप जब माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वो वैल्यू कम होती रहेगी ना। देखिए -1, एक और अगर आप निकाल देंगे तो वो -2 होगा या 1 बन जाएगा? -2 होगा। -2 है तो बाहर से -2 करेंगे तो -4 बनेगा। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या मैथ में कि माइनस माइनस प्लस करो, साइन माइनस का रहता है? पढ़ा है आप लोगों ने? मैट्रिक में आई थिंक जो है ना अलजेब्रा है, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट मैथ में। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, आप इसको जो है ना आप समझ लो, मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फील्ड के अंदर, जब आप आगे जाके एआई या एजेंटिक एआई जैसी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको उस टाइम पे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। आपने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स आई थिंक पता नहीं सही से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इंटरमीडिएट के अंदर ये टॉपिक होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जाएंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को आप लोगों ने, अभी से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी में है या जाने वाला है, ये 2 टॉपिक्स को आपने कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप उसको छोड़ देते हो कि हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें तो सॉफ्टवेयर बनाना है, मैथ का हमारा क्या काम है। लेकिन ये इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ज़िंदगी भर आपके जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एआई वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं ना, असल में आप लोगों ने अक्सर मीम वगैरह देखा होगा कि जीपीटी चल कैसे रहा है, पीछे इफ़ एल्स चला रहा है, किसी ने इफ़ दिया तो ये दे दिया, एल्स दिया तो वैसा होता नहीं है। वहाँ पर वो पूरी कैलकुलेशन कर रहा है, पूरे उसके एल्गोरिदम चल रहे हैं। अगर इफ़ एल्स पे काम चले ना, अगर कोई बंदा दूसरे तरीके से प्रॉम्प्ट दे दे तो वो वहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है, ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं मैथमेटिक्स से, सही है। तो मैंने आपको जो टॉपिक्स का नाम बताया, जो यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होने वाले हैं या जो पहले से हैं, वो इन टॉपिक्स को लाजमी जो है ना अपने साथ लेकर चला करें। डेरिवेटिव, लिमिट हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन है, ये सारे टॉपिक्स हैं। और जो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट नहीं है वो तो इंशाल्लाह इस चीज़ में मेहनत करें ताकि आप फील्ड के अंदर एंटर हो जाएं, ठीक है। जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म हो, आप फील्ड के अंदर किसी ना किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम करें। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे टाइम टू टाइम खुद ही सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ना जो है ना इस चीज़ पर लाजमी मेहनत कर दी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं। अच्छा, फ़िलहाल अभी मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, अभी मैं आ जाता हूँ इसके बाद वाले टॉपिक पे। अच्छा भाई, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डू व्हाइल के बाद प्लेसिंग स्क्रिप्ट पढ़ा था हमने। अच्छा, ये नहीं पढ़ा था। अच्छा, प्लेसिंग स्क्रिप्ट जो है ना बहुत ही कोई आसान टॉपिक है। जिस दिन हम जावा स्क्रिप्ट हम लोगों ने शुरू की थी ना, उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि स्क्रिप्ट का जो टैग है वो आप कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने बताया था आप हेड पे भी रख सकते हैं, बॉडी पे भी रख सकते हैं, बॉडी के स्टार्ट पे भी रख सकते हैं, बॉडी के एंड में भी रख सकते हैं, बॉडी के मिड में भी रख सकते हैं। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये वाला जो स्क्रिप्ट का टैग है, अगर मैं चाहूँ तो इसको उठा के बॉडी के अंदर रख दूँ। अगर मैं देखूँगा ना, अच्छा मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, मैं कुछ लिख देता हूँ।
सही है। अगर मैं आगे यहाँ पे देखूँगा तो ये अभी भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही चल रहा होगा, कोई मसले की बात। अगर मैं हेड पे रखूँ तब भी ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अगर यहाँ पे कोई मेरे पास बेसिकली HTML हो, एक हेडिंग है H1 और साथ साथ जो है ना एक पैराग्राफ है, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है text 1, ठीक है। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को चाहूँ तो इन सब के ऊपर भी रख सकता हूँ। आगे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इन सब को उठा के इसके बाद में भी रख सकता हूँ, अभी भी बिल्कुल ये एज इट इज़ चल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको उठा के हेड में भी प्लेस कर सकता हूँ, अभी भी ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही चलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी आपने यूज़ कैसे करना है, कौन सा ज़्यादा बेहतर तरीका है। अच्छा, इसको समझने के लिए इसका बिहेवियर समझना पड़ेगा। अगर मैंने हेड में रखा, ठीक है, हेड के अंदर वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जाती है, ये सारी बातें हम लोगों ने जब HTML शुरू हमने की थी ना, उस टाइम पे मैंने आपको बताई थी। हेड के अंदर वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को अगर ये स्क्रिप्ट मिलेगा तो ये स्क्रिप्ट को जो है ना लोड करेगा, और उसमें लोड होने में टाइम लग सकता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर, तो इतना टाइम लग नहीं रहा, तो इसको लोड होने में टाइम लगेगा। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपकी HTML लोड होगी, तो आपकी एप्लीकेशन स्लो, यूज़र एंटर या यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा, इसको हेड में रखने की जगह आप कहाँ रखेंगे, बॉडी में। बॉडी में अगर मैंने पहले रख दिया, फिर वही बात आ गई कि पहले तो आपकी स्क्रिप्ट लोड होगी, फिर जाके आपके HTMLs लोड होंगे। तो बेहतर यही है इसको बॉडी पे सबसे एंड पे रखा जाए, ताकि जो है ना ये आपके HTML सारे लोड हो जाएं, HTML सब कुछ आ जाएगा। यूज़र ने इसके साथ इंटरेक्ट तो करना ही HTML के बाद है, यूज़र तो देखते ही HTML CSS है। ये वाला काम तो आप लोगों ने जो भी लॉजिक लिखा है वो तो इंटरेक्ट इससे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेहतर यही है कि इसके बाद होना चाहिए, ताकि HTML आपकी लोड हो जाए फ़ौरन से, HTML और CSS फ़ौरन से लोड हो जाती है आपके पास। और ये लॉजिक जो है ना पीछे आहिस्ता आहिस्ता लोड होते हैं ना, क्योंकि लोड होगी वेबसाइट, यूज़र देखेगा समझेगा, तब तक काम हमारा हो जाएगा। इससे भी बेहतर तरीका क्या है, इसको उठा के आप रख दें हेड में और यहाँ पे लगा दें डेफर का एट्रीब्यूट, ठीक है। डेफर क्या करता है कि यहाँ पे जब वो पहुँचेगा ना, इसको अपने बैकएंड के ऊपर या अपने बैक प्रोसेस के ऊपर इसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा और नीचे आके इस चीज़ को लोड करवा देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसके लिए रुकेगा नहीं वो, ठीक है। जैसे आप किसी अपने दोस्त के घर जाते हो ना, बोलता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप बोलते हो चलो ठीक है, मैं जब तक जो है ना घर पे दही दे के आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रुका हुआ है, तो आप घर चले गए फटाफट, जो भी सामान आपने पहुँचाना था आप पहुँचाए, फिर वापस आके दोस्त को आपने पिक कर लिया। ये काम होता है डेफर का, सही। अगर यहाँ पे डेफर नहीं लगाएंगे तो आप वेट कर रहे हो, आज जो जल्दी से तैयार हो के साथ चलेंगे दही लेने, है ना, तो फिर ये काम हो जाएगा। वो आएगा, ये 5 मिनट का उसने बोला है, 10 मिनट लगाएगा, फिर आप दही लेने जाओगे, फिर अम्मी बोलेंगे अब चाहिए ही नहीं, कितना देर हो गया, अब जाओ वापस लेंगे। तो ये वाला काम होता है, अगर आप डेफर लगा देंगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी मैंने यहाँ पे डेफर लगाया, मैं आगे देखता हूँ, अभी भी एज इट इज़ चल रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई दोबारा से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 44। अच्छा 44 के अंदर तो कमेंटिंग है। कमेंटिंग तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कमेंट्स हम कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कोई नई बात है क्या? कमेंट आप लोगों ने HTML के अंदर किया हुआ है, CSS के अंदर किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप लोग शुरू दिन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे जो है ना, मेरे पास टोटल 2 लॉग्स हैं, 3-4 बेसिकली मेरे पास लॉग्स हैं। अगर यहाँ पे मुझे इसको कमेंट करना है, सिंपल मैं 2 दफ़ा स्लैश लगा दूँगा, कोई मसले की बात, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट चाहिए तो मैं लगाऊंगा स्लैश स्टैरिक, कमेंट ओपन हो गया। क्लोज कहाँ करना है? यहाँ पे स्टैरिक स्लैश। अब इसके बाद मैं जो कुछ भी लिखूंगा ना, ये कमेंट से बाहर है, ये कमेंट से बाहर है। कमेंट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ जाके क्लोज हो गया था। ये वाला काम जो है ना, आप लोगों ने CSS के अंदर देखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाला सिंटैक्स यूज़ होता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए, ये वाला सिंटैक्स यूज़ होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए।
और आपके पास वो शॉर्ट हैंड तरीका भी चलेगा जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंट्रोल// वो भी चल जाएगा, लेकिन वो जो है ना मल्टी लाइन कमेंट प्रॉपर तरीके से करता नहीं है। देखो उसने इसको जो है ना लाइन बाय लाइन कमेंट कर दिया, और ये एक तरीके से आपके लिए आसानी भी रहती है कि आपने सबको एक साथ कर दिया, यहाँ से ओपन इसको करना है, ऐसे करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल लाइन किया होता ना तो उसको फिर उठाना होता, यहाँ रखना होता, फिर नेक्स्ट से उसको शुरू करना होता, तो थोड़ा सा जो काम आपका है वो मल्टी लाइन के अंदर उस तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंटैक्स जो है ना अब आपके एमसीक्यूज़ के अंदर अक्सर हो सकता है, आपके एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाए, या हो सकता ना भी हो, लेकिन ये पूछा जाता है, मैंने अक्सर देखा है एमसीक्यूज़ के अंदर ये सारे सवालात होते हैं जी। अच्छा, तो ये सारे सवालात अभी जब यहाँ पे आप टेस्ट देंगे हो सकता है यहाँ पे भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, ये कमेंट किस तरह से हम करेंगे, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अभी सवाल ये है, जब हम किसी भी चीज़ को कमेंट कर देते हैं वो ब्राउज़र पे नज़र नहीं आता है, तो हम कमेंट करते ही क्यों हैं? कोई एरर देंगे, अगर वो ट्रेन हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होगा तो बाद में रिजॉल्व आपने ही करना है और उसको समझाना भी है। ये आपके जॉब का पार्ट होता है कि इंटर्न को आपने साथ साथ लेके चलना है। बेसिकली आपने एक पौधा तैयार करना होता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप में जो भी आता है उसका भी आप लोगों ने ख्याल करना होता है। ये सारी बातें थोड़ी प्रोफेशनलिज्म है, आप लोगों ने ये साथ साथ सीखना है, ताकि जब आप लोग आगे जाएंगे कोर्स के बाद किसी न किसी फील्ड के अंदर, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें आपको नई नहीं लगे। इसलिए मैं साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपको गाइड करता जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि हमने डीबगिंग के लिए भी कमेंट को अक्सर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एरर आया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार इस एरर की वजह से नीचे वाला काम भी नहीं चल रहा है, तो इसको बंद कर देते हैं, इसको बाद में जो है ना रिजॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो इस टाइम पे कर सकते हैं, या एरर को श्योर करने के लिए कि यहीं से आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके हमने चेक किया, फिर यहाँ पे हमने रिजॉल्व कर लिया, काम हमारा ठीक हो जाएगा। सही है भाई। तो कमेंट्स हम लोगों ने समझ लिया कि कमेंट्स हम क्यों करते हैं, मल्टी लाइन कैसे होता है, सिंगल लाइन कैसे होता है, और वैसे भी कमेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी CSS के अंदर और HTML के अंदर देखा हुआ था, ठीक है। के बाद में को आके देखेंगे क्या फिक्स करना हुआ, अगर उसकी नीड ही नहीं है तो आप उसका कमेंट रहने दें या पूरा डिलीट करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि अगर उसकी नीड नहीं है तो उस कोड को हम कमेंट रहने दें या डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने एक एरर था, नीचे मैंने उसका सॉल्यूशन कर लिया, तो उसको डिलीट कर देना बेहतर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो बटन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने, अगर मैं एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर आपने असाइनमेंट क्रिएट नहीं किया तो आपके पास नीचे ये वाला बटन दूसरे असाइनमेंट वाला दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं उसको कमेंट कर सकता हूँ, अगर बाद में मुझे वो आप लोगों को दिखाना है, बाद में मैं कहीं से भी वेरीफाई कर लूँगा कि आपने असाइनमेंट दिया है नहीं दिया है, तो दोबारा से जाके मैं उसको ओपन वहाँ से कर दूँगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्प्रेरी करना है, उस कोड को टेम्प्रेरी हाइड करना है या टेम्प्रेरी डिलीट करना है, ये डिपेंड करेगा। अच्छा, फ़िलहाल हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 45 हमारे पास जो चैप्टर है वो है इवेंट्स का। इवेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आपके पास इवेंट्स नहीं होते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी जितने आप लोगों ने 44 चैप्टर्स के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं वो सारा का सारा काम फजूल हो जाना था। सही है, फजूल इसलिए हो जाना था क्योंकि वो सारा काम जो है ना, वो सारा काम जो है आप अभी कंसोल करके चेक कर रहे हैं, या तो आप उसको अलर्ट करके चेक कर रहे हैं। यूज़र बेसिकली इंटरेक्ट करेगा आपके HTML CSS के साथ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जो लॉजिक्स है उसको आपने HTML CSS के अंदर दिखाना है, तो अभी वो आपके HTML के एलिमेंट्स को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे गेट करेंगे, उस HTML के क्लिक होने पे या दूसरे इवेंट्स को ट्रिगर होने पे किस तरह से जावास्क्रिप्ट को चलाना है, वो काम हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास इवेंट्स का चैप्टर। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल हमें दी हुई है कि आपके पास एक एंकर का टैग है, कोई भी बंदा इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करेगा तो उनके पास ये वाली जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। अलर्ट इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, है ना। अलर्ट किसके अंदर हमने पढ़ा है? HTML के अंदर, CSS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या एंकर टैग के साथ इस इवेंट के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट को चला भी सकता हूँ या नहीं, देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक एंकर का टैग, HTML के अंदर बनाना पड़ेगा एंकर का टैग। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने एक एंकर का टैग बनाया और इसके अंदर जो है ना मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ जस्ट क्लिक मी लिख देते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये एंकर का टैग आप लोगों को पता है क्या काम करके देता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना आके चेक करता हूँ क्या ये चल भी रहा है या नहीं। इसको मैंने किया रिफ़्रेश, एंकर का टैग आ गया और जो भी इसका काम था ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। मैं चाहता हूँ रिफ़्रेश नहीं करे, मैं इसको एक पाथ दे देता हूँ हैश करके, ताकि ये यहीं पे ही रहे और काम हमारा ख़राब ना हो। सही है, अभी ये यहीं पे ही रहेगा, इसने पेज को बार बार रिफ़्रेश नहीं करना है। यहाँ पे बुक के अंदर इन्होंने दूसरी एग्जांपल दी हुई है, चलो यहाँ पे हैश ही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ना इन्होंने वॉइड का भी बताया हुआ है। आप इस तरह से भी इसको टॉगल कर सकते हैं, ये भी क्या करेगा, पेज को रिफ़्रेश नहीं होने देगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल एंकर के टैग के ऊपर हमें एक इवेंट लगाना है ऑन क्लिक का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। कोई भी अगर इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाला इवेंट आपको ट्रिगर हो जाएगा। कोई भी इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करेगा तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। इसके ऊपर जो है ना मैं जावास्क्रिप्ट चलवाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट, या कंसोल भी मैं लिख सकता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैं अलर्ट लिख रहा हूँ, अलर्ट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आगे रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट हमारे पास चल चुकी है, ठीक है। अभी ये HTML है, कोई भी यूज़र इस HTML पे क्लिक करेगा, हमारी जावास्क्रिप्ट के साथ वो इंटरेक्ट कर पा रहा है ना, जावास्क्रिप्ट हम उसको यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो काम हमारा ठीक है। मैंने स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको बताया था आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्यों नहीं यूज़ किया था देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं डबल यूज़ करूँ होगा क्या, देखो यहाँ पे जो है ना अभी मैंने डबल कोटेशन का यूज़ किया, यहीं पे मुझे एरर मिल रहा है। क्यों, डबल कोटेशन यहाँ से ओपन हुआ और ये इसको क्या समझ रहा है, यहाँ पे इसको क्लोज करना है, तो ये यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग समझ रहा है, बोल रहा है बीच में ये ऐसे ही आपने कुछ लिख दिया अनडिफाइंड टाइप का, और ये यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है। हम चाहते हैं ये वाला यहाँ ओपन हो और यहाँ पे क्लोज हो, इसके दरमियान भी एक स्ट्रिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे मजबूरी है कि हम यहाँ पे सिंगल कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस डबल कोटेशन की होती है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हर जगह हम डबल रख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अभी जो है ना मैं इसको कर लेता हूँ रिफ़्रेश और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेलो चल रहा है। अच्छा, ये अलर्ट जो है ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, ये बात तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अलर्ट जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन क्या लॉग भी है? हाँ भाई, console.log, और मैं यहाँ पे आके देखता हूँ क्या ये चलता है। हाँ, ये console.log भी चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन जब चल रहा है तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी चलेगा। तो मैं एक यहाँ पे जो है ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन पहले बना लेता हूँ। यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन का काम होगा, ये अभी जस्ट जो है ना लॉग कर देगा, वो जो लॉग मैं वहाँ से करा रहा हूँ वही सेम लॉग में हेलो फ्रॉम, मैं जो है ना पैरामीटर आर्गुमेंट ले सकते हैं क्या, यहाँ लेते हैं ना पैरामीटर, मैं नेम ले लेता हूँ हेलो फ्रॉम नेम, ठीक है। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा आप लोग याद दिलाना मुझे आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को जो है ना यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, कॉल इसको करेंगे प्रिंट के नाम से, प्रिंट उसका नाम मैंने रखा हुआ है, और आर्गुमेंट ये हमने हेलो भेजा हुआ है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ हेलो फ्रॉम HTML, सही है। यहाँ से प्रिंट का फंक्शन मैंने कॉल किया और इसके आर्गुमेंट के अंदर मैंने HTML पास किया, HTML आ जाएगा नेम में, और यहाँ पे हेलो फ्रॉम HTML आना चाहिए अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता होगा तब। देखते हैं, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, क्लिक मी हेलो फ्रॉम HTML। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी चल रहा है, और फंक्शन के अंदर जितनी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी कि आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, पैरामीटर में गेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, रिटर्न आप लोगों ने पढ़ा है, जितना स्कोप आप लोगों ने पढ़ा है, वो सारी कहानी यहाँ पे चलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है कि यहाँ पे जो है ना HTML के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी चल रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, बिल्ट इन फंक्शन भी चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल a इक्वल टू और 2020, ठीक है। और मैं प्रिंट के अंदर जो है ना मैं 20 दे देता हूँ और देखना चाहते हैं क्या हेलो फ्रॉम 20 आ रहा है या नहीं आ रहा। आना चाहिए, हाँ भाई। क्लिक मी करता हूँ, हेलो फ्रॉम 20 भी आ रहा है। इसका मतलब इस ऑन क्लिक के ऊपर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी पार्ट लिख सकता हूँ। अभी मैंने वेरिएबल बनाया, फंक्शन कॉलिंग चल रही है, मैं चाहूँ तो फंक्शन बना भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन चला भी सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जावास्क्रिप्ट का काम जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल करा सकते हैं। सारा काम आपका फंक्शन के अंदर होगा। ये फंक्शन एग्जीक्यूट किस बटन के ऊपर होना है, किस एंकर टैग के ऊपर होना है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत सारे इवेंट्स हैं, अभी देखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ से अभी आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा, हम आ रहे हैं ना बटन्स के इवेंट पे। तो यहाँ पे एंकर टैग को मैं चेंज करके या एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पे बटन मैंने बनाया और इस एंकर टैग की हमें नीड नहीं है। अच्छा भाई, बटन के अंदर इन्होंने क्या बताया कि बटन्स के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आप बटन के अंदर भी आपका जो ऑन क्लिक है वो भी चल जाएगा और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स होंगे। यहाँ पे शायद इन्होंने ऑन क्लिक का बताया, मैं आपको बताता हूँ मज़ीद इवेंट्स, ठीक है। तो बटन के ऊपर यहाँ पे जो है ना, मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाता हूँ, जिस तरह हम एंकर टैग के अंदर लगा रहे थे। मैंने बोला ऑन क्लिक और फंक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रिंट का। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर जो है ना प्रिंट को कॉल कर लेता हूँ। ये फंक्शन हमसे नेम का आर्ग्यूमेंट भी मांगता है, तो यहाँ से हमने इसको नेम भी दे दिया, ठीक है, HTML करके। बात समझ में आ गई? अभी देखते हैं क्या बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट चलेगा। मैं आगे जल्दी से जो है ना रिफ्रेश करता हूँ और बटन के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। क्लिक मी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बटन के ऊपर भी ऑन क्लिक चल जाता है। बटन के ऊपर और भी कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऑन माउस ओवर चला सकते हैं, ठीक है। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर क्या करेगा, जब आप इसके ऊपर ओवर करेंगे ना इस तरह से, तब ये इसको चला देगा, ठीक है। CSS के अंदर होवर आप इसको समझते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ओवर होता है, ठीक है। सिंपल ऐसे आप करेंगे ये चल जाएगा। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन माउस ओवर होता है। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑन माउस डाउन, ऑन माउस लीव। ऑन माउस डाउन का मतलब है जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ, जैसे ही मैं माउस का जो ट्रिगर है उसको डाउन करूँ। ऑन माउस लीव का क्या मतलब है, मैंने डाउन कर दिया, वो नहीं चलेगा जब तक मैं उस क्लिक को लीव नहीं कर दूँ। जब तक मैंने होल्ड किया हुआ वो नहीं चलेगा। मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि अगर आप गलती से किसी आइकॉन के ऊपर अगर टच कर देते हैं, आप चाहते हैं वो ट्रिगर ना हो, तो आपकी कोशिश यही रहती है कि आप अपना जो फिंगर है ना वहाँ से हटाएं, कहीं और पे लाकर उसको फिर लीव करें। अगर वहीं पे आप उसको लीव करेंगे वो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप उसको स्क्रीन से आप अपने फिंगर को कहीं आगे पीछे करके उसको लीव करते हैं ना तो वो ट्रिगर नहीं होता। देखा आप लोगों ने अक्सर हम कर रहे होते हैं ना। तो बेसिकली वो जो है ना ऑन माउस लीव पे चलता है कि जैसे बंदे ने क्लिक किया वैसे ही नहीं उसको ट्रिगर करना है। ट्रिगर कब होगा, जैसे ही वो लीव करेगा, ठीक है। तो ये सारे ट्रिगर वैसे अपना जो है ना वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको कम ही नज़र आएंगे, ज़्यादातर ऑन क्लिक ऑन माउस ओवर आपको नज़र आएगा। मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आप काम करेंगे तो आपको नज़र आएगा। और क्योंकि अभी इस मॉडर्न दौर के अंदर जो भी वेब एप्लीकेशन बनती है तो वो ज़्यादातर या तकरीबन आप कह सकते हैं 70-80% मोबाइल पे ही यूज़ होती है। जैसे कि आप लोगों ने जो भी एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन उसको अक्सर मोबाइल पे भी यूज़ किया हुआ है। तो आपकी कोशिश यही होगी कि आप मोबाइल फ्रेंडली लेकर चलें। सारी चीज़ें जो है ना मोबाइल के हिसाब से और डेस्कटॉप के हिसाब से, सारे डिवाइसेस के हिसाब से सोचते हुए चलें, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ है कि अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो काम हो जाएगा, या क्लिक करके हटा देता है ना तो काम वो नहीं होता। छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो है ना आपकी एप्लीकेशन इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का आपने ख्याल करना होता है। और भी इवेंट्स हैं, आप एक एक करके उसको एक्सप्लोर करेंगे जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करेंगे। फ़िलहाल हम आ जाते हैं यहाँ से आगे, ठीक है।
अच्छा, ये इन्होंने माउस का अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ना ऑन माउस ओवर के बारे में, ठीक है। ऑन माउस ओवर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आई थिंक इसको दोबारा बताने की नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये मल्टीपल काम करवा रहे हैं, यहाँ पे जो है ना इन्होंने सोर्स इसका चेंज करा है। अभी मैं बताता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कॉलिंग करेंगे। एज इट इज़ सेम काम मैं करूँगा, सोर्स ही चेंज कराऊँगा लेकिन फंक्शन के ज़रिए, क्योंकि बेहतर क्या है, जावास्क्रिप्ट का काम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक और क्या बताया हुआ है आपके पास कि जो है ना अलर्ट बेसिकली यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे इन्होंने अलर्ट के अंदर कुछ दिखा दिया, और नीचे जो है इनका स्टाइल ये चेंज करना है। अभी हम करते हैं स्टाइल को चेंज, लेकिन जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं नीचे, चैप्टर नंबर 48, ठीक है। अच्छा, 48 के अंदर इन्होंने बताया कि आप इनपुट फील्ड के साथ भी जो है ना ये सारे इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। इनपुट फील्ड के अंदर दो आपके पास मेन इवेंट्स होते हैं, एक का नाम होता है ऑन फोकस, दूसरे का नाम होता है ऑन ब्लर। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गूगल क्रोम पे, यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। ये इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है। जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे करके क्लिक करेंगे ना, बेसिकली ये हो क्या गया है, ऑन फोकस। जैसे ही मैंने फोकस को हटाया, ये क्या हो गया, ऑन ब्लर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप इवेंट टारगेट कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे ही मैं ऑन फोकस करता हूँ, जो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है ना, जो ये बॉक्स खोल के देती है, वो लॉजिक ट्रिगर हो रही है, वो वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। जैसे ही मैं हटा रहा हूँ, वो वहाँ से हट जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे ही मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, देखो यहाँ पे भी वो फंक्शन ट्रिगर हुआ, और यहाँ पे ये इस तरह का ये सब कुछ यहाँ पे देखो, ये भी टेक्स्ट भी इन्होंने प्लेस होल्डर को भी चेंज करा दिया फंक्शन के ज़रिए। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सब कुछ चेंज यहाँ पे बेसिकली ऑन फोकस ऑन ब्लर के ऊपर यहाँ पे जो है ना चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। अब ये वाला काम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से बना लेता हूँ एक इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर अभी कुछ ना भी दूँ तब भी हमारे पास इनपुट आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप टेक्स्ट रहती है, ठीक है, और नेम वगैरह कुछ भी नहीं जाता। और यहाँ पे अगर मैं आगे देखूँ तो इनपुट हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। इनपुट हमारे पास आ चुका है। मैंने कहा जब भी कोई बंदा इसके ऊपर जो है ना फोकस करें, जब भी कोई बंदा इसके ऊपर फोकस करें, तो आप प्रिंट का फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, उसको ही कॉल कर लेते हैं। ये एक फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए, फंक्शन ऑन बल्कि फॉर इनपुट, इसका नाम मैंने रखा। इसका काम है इनपुट फोकस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये हमें लॉग पे दिखा देगा इनपुट आपका फोकस्ड है, ठीक है। तो मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास इसको मैंने ओके, मैंने यहाँ पे जो है ना ट्रिगर के अंदर फंक्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको फॉर इनपुट, फॉर इनपुट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो आज की क्लास के अंदर? अच्छा भाई, यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मैं इसको ट्रिगर करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन फोकस किया, यहाँ पे हमारे पास इनपुट फोकस चल चुका है, ठीक है। दोबारा से मैं करता हूँ, ये हमारे पास इनपुट फोकस चला, फिर मैंने किया, फिर चला, फिर मैं करता हूँ, फिर चलेगा, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा तब हमारे पास ये वाला काम चलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। मैं ऑन ब्लर के ऊपर भी मल्टीपल काम करवा सकता हूँ। मैंने कहा ऑन ब्लर के ऊपर भी एक फंक्शन को कॉल करना। ऑन ब्लर मुझे देना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन मेरे पास प्रिंट के नाम का बना हुआ है, सही है। और प्रिंट बेसिकली आर्ग्यूमेंट भी आई थिंक लेता है, तो आर्ग्यूमेंट इसको मैं दे देता हूँ HTML, सही है। आर्ग्यूमेंट मैंने क्या दे दिया इसको, HTML दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, इधर आप खड़े हो ज़रा लास्ट में, आप पीछे देख रहे हो, खड़े हो। अभी हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस बने हुए ना, एक में कंसोल चलता है हेलो फ्रॉम, और जो मैंने वहाँ से HTML भेजा हुआ वो। दूसरा चलेगा इनपुट फोकस्ड। अभी मुझे बताना कौन सा कब चलेगा। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? फोकस वाला चला, वो वाला कब चलेगा? ब्लर कैसे करूँ? हाँ बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। अभी जो है इसको मैं यहाँ पे ब्लर करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो गया, सही है। अभी मैं ऑन फोकस के ऊपर भी एक फंक्शन चला रहा हूँ, ऑन ब्लर के ऊपर भी एक फंक्शन ट्रिगर कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें हमारे पास बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 48 तक। अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 49, ठीक है। रीडिंग फील्ड वैल्यूज़, किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने गेट करना है। फिर आप चाहे तो वेरिएबल के अंदर सेव करें, चाहे तो उसको कंसोल के अंदर दिखाएं, आपकी मर्जी है। चाहे तो उठा के डेटाबेस के अंदर सेव कर लें, कोई भी काम आप यहाँ से करवा सकते हैं। अभी देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से ये वाला काम होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना, इसको मैं सबसे पहले कमेंट कर रहा हूँ। एक इनपुट की फील्ड में यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने एक इनपुट की फील्ड बना ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक बटन भी होना चाहिए, ताकि बटन के क्लिक होने पे मैं इसको वहाँ पे दिखा दूँ, लॉग में दिखा दूँ जो भी बेसिकली मेरा डेटा होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ गेट वैल्यू, गेट इनपुट वैल्यू, ठीक है। जब भी कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था ना, यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना अगर नाम लिखा, तो यहाँ पे अगर मैं गेट वैल्यू करूँ तो वो गेट वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे तभी आएगा जब हम उसको कंसोल के अंदर दिखाएंगे। कंसोल में तभी आएगा जब हम उस इनपुट फील्ड की वैल्यू को जावास्क्रिप्ट के अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है, इनपुट फील्ड की वैल्यू को उठाकर किसी तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ले आऊँ, सही है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बटन के क्लिक होने पे एक फंक्शन को ट्रिगर कर लेते हैं, ताकि वो जितना भी काम है मैं उस फंक्शन के अंदर करूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैंने कहा ऑन क्लिक, जब भी बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो गेट वैल का जो फंक्शन है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाए। और गेट वैल्यू का जो फंक्शन है, फंक्शन, अच्छा इसको अगर मैं ऐसे भी छोड़ दूँ ना तो ये हमें तंग नहीं करेगा। आप लोगों को पता है फंक्शन का काम तब तक नहीं चलेगा जब तक ये कहीं पे कॉल ना हो जाए। तो हमने इसको कॉल ही नहीं कहीं पे किया हुआ है, रहने देते हैं इसको। अच्छा, फंक्शन गेट वैल्यू, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है गेट वैल्यू, और इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है, सही है। अच्छा, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है ना, इसकी क्लिक होने पे सबसे पहले देखते हैं क्या ये चल भी रहा है, ये वाला फंक्शन वर्क, सही है। अच्छा भाई, आवाज़ नहीं आया, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे इसको, गेट वैल्यू, हाँ ये वाला बटन हमारे पास चल रहा है, वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमारा पर्पस क्या है कि किसी तरह से इस इनपुट फील्ड को उठाकर, इस इनपुट के एलिमेंट को उठा के इस फंक्शन के अंदर ले आऊँ। जब उसका पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा तो उसके अंदर से मैं वैल्यू को निकाल लूँगा। तो उस एलिमेंट को मुझे यहाँ पे लाना है, तो इस एलिमेंट को मुझे टारगेट करना पड़ेगा। इसको एक पहचान दे देते हैं ताकि जो है ना स्पेसिफिक हो जाए ये। इसको हम आईडी दे सकते हैं, आईडी दे दिया मैंने, इसको इनपुट ही दे देते हैं आईडी, ठीक है। इनपुट के नाम से मैंने इसको एक आईडी पास कर दी। मुझे इसको कहना है कि जो जहाँ पे भी इनपुट की आईडी मिले वो वाला एलिमेंट उठाओ और यहाँ पे लाके रख दो। कैसे मिलेगा आपको? सिंपल, एक आपके पास तरीका होता है, आप करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, ये नाम से ही बता रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को गेट करना है उसके आईडी से, सही है। तो यहाँ पे हमें उसके आईडी का नाम देना पड़ेगा जो कि मैंने इनपुट लिखा हुआ है, सही है। डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको जो है ना विदाउट डिक्लेयर किए इसको यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या कि ये सारी चीज़ें आपके डॉक टाइप के अंदर होती हैं। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट के अंदर से आप HTML के किसी भी पार्ट को यहाँ पे उठा सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर से जहाँ पे भी इनपुट की आईडी मिले वो वाला एलिमेंट उठा के यहाँ पे रख दो। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है। रिफ्रेश, और यहाँ पे गेट वैल्यू, यहाँ पे वो वाला इनपुट एलिमेंट आ रहा है जो हम चाहते थे, आ रहा है। इसकी आईडी यहाँ पे इनपुट है और यही एलिमेंट आ रहा है जो हम यहाँ पे चाहते थे। अभी मुझे पूरा एलिमेंट थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसमें से इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर पूरा एलिमेंट आ रहा है ना, तो इसको मैं वेरिएबल के अंदर रख सकता हूँ क्या? वेरिएबल के अंदर इसको रख देते हैं, सही है। और यहाँ पे मुझे वार लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे वार लिखना पड़ेगा।
तो इसको जो है ना अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल के अंदर रख दिया और यहाँ पे टर्मिनेटर भी साथ साथ लगा देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या बिल्कुल ये एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। हाँ ये चलना चाहिए बिल्कुल वैसे ही, अभी भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अभी यहाँ पे मुझे ये थोड़ी चाहिए था, मुझे तो इसके अंदर से वैल्यूज़ चाहिए। अभी इसके अंदर होता क्या क्या है उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कैसे मुझे मिलेगा। सिंपल हम सोर्स पे जाएंगे, सोर्स पे जाने के बाद ये रही हमारी app.js। हमें चेक कहाँ पे करवाना है, इधर। तो इस पर मैं ऐसे करके चेक लगा दूँगा, सही है। मैंने चेक लगाया, मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट मैंने किया, ये यहाँ पे पाउस हो गया, यहाँ पे ये कोड हमारा रुक गया। मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है इसके अंदर। ये क्या आ रहा है भाई हमारे पास, रिमाइंड मी लेटर कर देते हैं इसको। अभी देखते हैं, इसको मैंने होवर किया। अब ये बता रहा है कि इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, दिख रही है ये सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल हमारे काम की कोई चीज़ हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही। मुझे वैल्यू करके कुछ चाहिए। वैल्यू अगर यहाँ पे दिखे जो है ना तो उसको मैं उठाऊँ, कह रहा हूँ। ये वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी क्यों है, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं था। ओके, मैं जो है ना यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और इसको कर देते हैं यहाँ पे रोकते हैं, गेट वैल्यू, होवर करते हैं। यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या ये वैल्यू मिलती है हमें। ये जो इनपुट फील्ड के अंदर हमने लिखा था वो यहाँ पे गेट हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आई, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा डीबगिंग किस तरह से हम ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे पता है कि वो जो इनपुट की फील्ड थी उस फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये आप लोगों को भी पता चल गया। उसके अंदर से एक चीज़ वैल्यू हमें मिल रही है। वैल्यू के अंदर बेसिकली है क्या, ये जो इसके अंदर मैंने लिखा, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं इस डीबगर को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये बार बार हमें तंग ना करे। तो मैं गेट वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो वाला एलिमेंट जो है ना console.log पे नज़र आ जा रहा है, लेकिन मुझे इस एलिमेंट से चाहिए क्या, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ भी करने से बेहतर है हम डॉट वैल्यू ही कर देते हैं बस। और यहाँ पे आगे देखते हैं क्या हमारा काम हुआ। हेलो गेट वैल्यू, हाँ यहाँ से वैल्यू हमने यहाँ पे गेट कर लिया। बात समझ में आ गई। वैल्यू हमें क्यों मिल रहा है, बज़ाहिर तो आपको ये जो इनपुट फील्ड है ना ये आपको इतना सा दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर टाइप और आईडी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैंने आपको डीबगर करके वहाँ पे दिखाया है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बज़ाहिर नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपके बाद में काम में आएगी। फ़िलहाल अभी जो है ना आपके काम की चीज़ है वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने गेट कर लिया और गेट करना आप लोगों को आ गया। इसका मतलब ये वाला चैप्टर भी आपका हो गया है ख़त्म, रीडिंग फील्ड वैल्यूज़ वाला, ठीक है। किसी भी फील्ड में से वैल्यू को किस तरह से रीड करना है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, अभी आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 50 में। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 50 में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेटिंग फील्ड वैल्यूज़। अभी हमने रीड किया था, अभी हमने वैल्यू को सेट करना है। वैल्यू को जो है ना सेट करने के लिए मैं एक गेट वैल्यू का बटन बना चुका हूँ। मैं एक और बटन बना लेता हूँ सेट वैल्यू का, ठीक है। सेट वैल्यू आ चुका है क्या, हाँ सेट वैल्यू आ गया। अच्छा, सेट वैल्यू के अंदर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो और गेट करूँगा तो वो उठ के यहाँ कंसोल पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेट वैल्यू का काम हमें करना है, तो इसके ऑन क्लिक के ऊपर भी एक फंक्शन को ट्रिगर कराना पड़ेगा। तो मैं ऑन क्लिक के अंदर मैं जो है ना सेट वैल्यू का एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। सेट वैल्यू को मैंने एक फ़ंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा। इसको ही कॉपी पेस्ट कर लें, पेस्ट, ठीक है। और इसका नाम सेट वैल्यू, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या कर दिया है, सेट वैल्यू। और यहाँ पे इनपुट के अंदर आप लोगों को पता है क्या मिलेगा। अभी मुझे उसको लॉग में थोड़ी ना दिखाना है, मुझे तो उसकी वैल्यू को
सेट करना है, वैल्यू अपडेट करना। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई नई बात है, अपडेट करना, सिंगल इक्वल टू लगाओ, अपडेट कर दो। इनपुट इक्वल टू किससे अपडेट करना है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रख दो, सही है। देखते हैं क्या इसकी वैल्यू सेट होती है। सेट, यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं हुआ, ओके देख लेते हैं सेट वैल्यू। और यहाँ पे हमने सेट वैल्यू को हमने यहाँ पे किया टारगेट, सॉरी कॉल किया। सेट वैल्यू का काम क्या है, सेट वैल्यू का काम, स्पेलिंग सही है, SETVAL, ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इनपुट डॉट वैल्यू में करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं पूरे के पूरे एलिमेंट को सेट करने मांग रहा हूँ, तो इस पूरे एलिमेंट को हम सेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें गेट करने के लिए इनपुट डॉट वैल्यू करना पड़ रहा था ना, तो यहाँ पे भी मुझे इनपुट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा। कौन था ये स्टूडेंट में से? आते हैं, कौन था? आते हैं, सही है, बिल्कुल बेस्ट है, बेहतरीन। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ सेट, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, सही है। तो यहाँ पे मैंने इससे सेट करवाया, मैं गेट करता हूँ और यहाँ पे ये गेट हो जाएगा। अभी हम सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए, सेट वाला भी आपका हो गया, गेट वाला भी हो गया, तकरीबन आपके 50 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो इस 50 चैप्टर्स के अंदर जो है ना चीज़ें तकरीबन आसान है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करो। अभी मैंने ऊपर 2 चीज़ें स्किप करवाई थी कि उन्होंने वो जो है ना सोर्स इमेज का चेंज किया हुआ था, क्लिक होने पे इमेज चेंज हो रहा था। मैंने बोला था कि उसको हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के थ्रू करेंगे, उन्होंने वो काम गंदा किया हुआ है, यहीं पे किया हुआ है। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया था, स्टाइल अप्लाई करवाया था थ्रू आ जावास्क्रिप्ट, तो वो वाला दोनों काम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक इनपुट की फील्ड बनी हुई है। मैं कहता हूँ जब भी ये इनपुट की फील्ड जो है ना कोई फोकस करे, ठीक है, कोई फोकस करे, तो आप BGRED का एक फंक्शन है उसको कॉल कर दो, ठीक है। BGRED का एक फंक्शन है उसको कॉल कर दो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कहा फंक्शन BGRED, ठीक है। अभी ये BGRED ट्रिगर कब होगा हमारे पास, जब भी कोई इसके ऊपर ऐसे करके फोकस करेगा, सही है। तो ये BGRED हमारे पास ट्रिगर हो जाएगा। मैं देखता हूँ क्या ये ट्रिगर हो रहा है, हाँ ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे वो वाला पूरा एलिमेंट चाहिए, ये वाला चाहिए ना, तभी तो इसके अंदर मैं कुछ चेंज करूँगा। तो इस एलिमेंट को उठा लें हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैंने क्या दी हुई है, इनपुट, वो वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा उठ के, एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं। तो मसले की बात किसके, हाँ यहाँ पे भी हम डॉट वैल्यू कर दें तब भी काम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे हम आते हैं, हमें इनपुट, अच्छा वैल्यू से भी हमें काम नहीं है, हमें जो काम है वो है इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। स्टाइल के अंदर क्या लगाएं, बैकग्राउंड कलर लगाएं, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। अभी देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश फोकस करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा है बेसिकली है तो CSS की प्रॉपर्टी, लेकिन CSS के अंदर आप इसको जो है ना कैमल केस के अंदर नहीं हाइफन केस में लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो CSS के अंदर सारी आपकी प्रॉपर्टी चलेगी, जस्ट आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे कैमल केस चल रहा होता है बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर उस फील्ड को हमने गेट किया, उसके अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक बटन है, उसके क्लिक होने पे ये वाला बॉक्स इधर चला जाता है, एक बटन है इसके क्लिक होने पे इस पर कलर हो जाता है। बेसिकली किसी न किसी बटन के या किसी फंक्शन के ट्रिगर होने पे हम कोई अपना स्टाइल अप्लाई करवाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे मेनू का बटन होता है, क्लिक करते हैं वो इस तरह से ओपन हो जाता है। तो वो ओपन, वो जो CSS अप्लाई हो रहा है वो कब हो रहा है, बटन के ट्रिगर होने पे हो रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैंने फोकस पे किया हुआ है, आप चाहें तो इसको बटन पे भी कर सकते हैं, जस्ट वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कब करना है वो आपने सोचना है। अगर मैं चाहूँ इस बटन के ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर लग जाए, हो सकता है, हो जाएगा ना। वो जो फंक्शन बना हुआ है उसको मैं इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ट्रिगर करूँगा, बस अभी मैंने फोकस पे किया हुआ है। अच्छा फोकस पे ट्रिगर तो हो गया, जब मैं ऑन ब्लर करता हूँ मैं चाहता हूँ ये दोबारा से क्या हो जाए, बैकग्राउंड
वाइट हो जाए, क्या करूं? यहाँ पे मुझे ऑन ब्लर इवेंट लगाना पड़ेगा, ऑन ब्लर, और एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, बीजी वाइट करके, बीजी वाइट, ठीक है। बीजी वाइट मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, इसको मैंने किया पेस्ट, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सही है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, देखते हैं, लेट्स सी, रिफ्रेश, फोकस पे रेड और यहाँ पे ये वाइट, सही है। अभी यहाँ पे ऑन ब्लर पे भी चल रहा है, ऑन फोकस पे भी स्टाइल चल रहा है, ये सारी कहानी यहाँ पे हो रही है। मैंने एक और पार्ट मिस करवाया था कि वहाँ पे उन्होंने ऑन क्लिक के ऊपर इमेज को चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले तो एक इमेज लगा लेते हैं, सही है। एक इमेज यहाँ पे मैंने लगा लेना। तो इमेज किस तरह से लगाते हैं, अगर ये किसी का कोई सवाल है ना, तो अभी वो क्लास से बाहर जा सकता है, पूछने की भी जहमत ना करे, वो डायरेक्ट चले गए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार इमेज, कार इमेजेस में आ जाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आगे कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे आप सबको पता है इमेज हमें नज़र आ जाएगी, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ जल्दी से, क्लिक टू चेंज इमेज। मैं चाहता हूँ जब भी कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करे, ये वाली इमेज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ पे एक और मैं इमेज उठाता हूँ जल्दी से, कॉपी इमेज एड्रेस। अभी जस्ट मुझे इसको सोर्स को चेंज करना है, लेकिन हाउ, कैसे, कौन बताएगा ये वाला काम? सबसे पहले तो बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे हम लगा देते हैं। एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, तो चेंज इमेज इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। चेंज इमेज यहाँ पे मैंने रखा और ये इमेज चेंज हो जाएगी, हो जाएगी, नहीं होगी, ये वाला फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। सही है। चेंज इमेज यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन का कीवर्ड। अभी हो जाएगी इमेज चेंज, नहीं होगी, हाँ, इमेज को आईडी देना पड़ेगा ताकि हम इस एलिमेंट को गेट करें, बिल्कुल ठीक है। आईडी IMAG, ठीक है, इमेज करके मैं इसको आईडी दे देता हूँ। अभी ये इमेज का एलिमेंट यहाँ पे चाहिए, क्या करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है इमेज, और उठा के जो है ना एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। देखते हैं अभी क्या करना है। पहले मैं लॉग करूं, क्या ये इमेज का एलिमेंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। रिफ्रेश, IMG is not defined, where is IMG, okay, रिफ्रेश। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर से हमें सोर्स मिल जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, डॉट सोर्स इसके अंदर से निकाल लेता हूँ, इमेज सोर्स, और सोर्स को हम तब्दील कर देंगे जो हमने वहाँ पे कॉपी किया हुआ था। ये दूसरा वाला हमने ये किया था ना, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, लेट्स सी, क्लिक टू चेंज, और यहाँ पे ये दूसरी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं हाइड और विड्थ देता हूँ, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, कोई इशू नहीं है, इसको भी नहीं देते, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मैंने इसको वो कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, क्योंकि हाइट और विड्थ की वजह से वो आप प्रॉपर तरीके से सेट CSS के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी इस बटन के क्लिक होने पे ये वाली इमेज हमारे पास चेंज हो रही है। किया हमने क्या है, इस एलिमेंट को हमने उठा के जावास्क्रिप्ट के अंदर रखा, इस एलिमेंट के अंदर से हमने सोर्स को चेंज कर दिया,
इससे पहले हमने वैल्यू गेट किया था, वैल्यू को हमने चेंज किया था, उसके बाद हमने स्टाइल को चेंज किया, अब हम सोर्स को चेंज कर रहे हैं। एलिमेंट आ गया ना, अब उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें अभी जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उसके अंदर आप तकरीबन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इमेज चेंज यहाँ पे हो रही है। अभी मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग घर जाके क्या करें, दोबारा से इस पर मैं क्लिक करूँ तो वो प्रीवियस इमेज आ जाए। ठीक है, तो ये वाला काम हो जाएगा, पॉसिबल है।